अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि जमहूरियत की इर्तिका हो रही है, ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन साथ साथ अवाम के मसाइल जो हैं वो अपनी जगह वहीं हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि इदारों का जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, आइन के हवाले से रिश्ता है, उसमें भी तब्दीलियाँ आ रही हैं। और फिर आखिर में कुछ नई सियासी कुव्वतें भी उभरी हैं। सुप्रीम कोर्ट को अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जो कि तारीख से उनका ताल्लुक है, लेकिन आज के हालात के हवाले से बड़े अहम केसेस हैं। इन सब चीज़ों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है नाजरीन एक अवामी आवाज़, एक अवामी शख्सियत, एक अवामी लीडर जिनकी अब अपनी पार्टी है, अवामी मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट शेख रशीद साहब हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया शेख साहब प्रोग्राम में शामिल होने का। नाज़रीन, हम शेख साहब से सबसे पहला तो सवाल यही करते हैं, शेख साहब जमहूरियत की इर्तिका हो रही है, लोग कह रहे हैं ये बड़ी खुशाइन बात है, आपके हम देखते हैं सुनते हैं तबसरे, आप तनकीद बहरहाल आपकी बहुत ज़्यादा इस पर जारी है। आप कहते हैं कि खिलाफत जो रास्ता है उसको आगे लेके चलें तो फिर बात बनेगी। नहीं, मैं कहता हूँ जमहूरियत को ही आगे लेकर चलें, पर जमहूरी तरीके से और सच्चाई से, खरेपन से और अवाम की बेहतरी और भलाई से और आइनी अदारों के एहतराम से। और इस तरह का एहतराम ना हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 39 आर्डर दिए हैं, अभी तक कहते हैं नहीं मानते। और मैं जो तनकीद करता हूँ वो दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से आप होके आए कि नहीं लिखते ख़त, जो करना है कर लो, और आपको थंपिंग सपोर्ट मिले सुप्रीम कोर्ट में और लोग कहें जी आपने दवारका का किला फतह कर दिया, क्या बात की है आपने। शर्मिंदा होने की बात है, नहायत ही बेशर्मी की बात है, नहायत ही ज़िल्लत अमेज़ जमहूरियत की मिसाल है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है आर्डर लिखो, कहते नहीं लिखना, जा करो करना है। सुप्रीम कोर्ट कहती है एनआरओ की हैसियत नहीं है, आप कहते हैं है जी। सुप्रीम कोर्ट कहती है रेलवे में हूं कि जनाब ये आपने क्रैंक शाफ्टें जो हैं 40 की 40 जो है इंजन तबाह किए हैं गंदा तेल डाल के। उन्होंने कहा जी हाँ किए हैं, कर लो, क्या करना है आपने। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जी कि ये ड्रिल ओजीडीसी की जो ड्रिल्स हैं जिससे वो दुबई में सेकंड हैंड पैक हो रही हैं इस वक्त, और उसको ऑयल जो है 130-40 मिलियन का आपने नाकस खरीदा, वो कहें जाओ कर लो कुछ करना है। वो कहें जनाब अली आपने पावर प्लांट्स के लिए वो बलालगंज के गंदे और स्क्रैप के माल के इंजन खरीदे हैं और स्क्रैप के माल के आपने जनरेटर लाए हैं, वो कहते हैं हाँ लाए हैं, कर लो जो कुछ करना है जी। आखिरी महीने हैं या आखिरी साल है हुकूमत का और 39 फैसले रुके हुए हैं, और कौम को कभी आप सुजुकी के पीछे लगाते हैं, कभी डॉटसन के पीछे लगाते हैं, कभी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। अभी एक केस फाइनल नहीं होता, आप दूसरा मुर्दा उठा लेते हैं और ऐसे ऐसे मुर्दे उठा रहे हैं जिनमें से बू आ रही है। इसका नाम जमहूरियत है? तफन अंगेज, बदबूदार, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश डेमोक्रेसी। वी सपोर्ट डेमोक्रेसी। अच्छा ठीक है शेख साहब, आपकी तनकीद जी नहीं, मैं ये कह रही हूँ आपकी जी अपनी तनकीद अपनी जगह जायज़ है, लेकिन बहरहाल यही आपके पास सियासतदान है। और अगर आप देखें तो कई लोग कहते हैं कि इट इज़ ग्लास हाफ फुल, क्योंकि आखिर हज स्कैंडल भी था, आखिर लोगों की तैनाती थी, ओजीडीसी वगैरह, उसमें तब्दीली आई, आखिर एनआरओ केस की जजमेंट में कहा जाता है 8000 केसेस थे, उसमें से हज़ारों केसेस खुले। तो ये परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन चीज़ आगे बढ़ तो रही है। नसीम ज़ोहरा, अगर आप कहेंगी तो फिर ये बहुत दूर बात चली जाएगी। सिर्फ वो टाइम फ्रेम, वो वक्त निकालें जो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जेल में गुजारा, विद प्रूफ बुलाएं इनको, किसी मूसा गिलानी को बुलाएं, ईसा गिलानी को बुलाएं कि जो जेल सुपरिटेंडेंट था उसका वो कहां लगा हुआ है, जो ड्रग में पाउडर में 6000 केजी के पाउडर में सजा याफ्ता था 28 साल का, वो कहां लगा है, जो जाली डॉलर बनाने में अंदर मुलव्वस था जेल में, वो कहां लगा है, जो मैट्रिक फेल थे वो ओजीडीसी में लगा है, जो मैट्रिक फेल थे वो फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन में लगा है। अगर मैं आपको 20-22 नाम ऐसे दूं जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम बनाई हुई थी, जो मास्टरमाइंड क्रिमिनल थे और क्रिमिनोलॉजी के ये चीफ थे, उन लोगों की इस्लामाबाद में ऐसी ऐसी जगह अपॉइंटमेंट की है इन्होंने। मैं जमहूरियत के मुखालिफ नहीं हूं,
जमहूरियत का मतलब गरीबों का खून नहीं होना चाहिए। और चंद शेख साहब ये बताइएगा कि नाजरीन आपको सुन रहे बड़े गौर से कि अगर ये सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन बहरहाल आपके पास तरीका तो वही है ना, जमहूरियत है, आपके पास इदारे हैं, तो जो जो चीजों की आप निशानदेही कर रहे हैं, जो कमजोरियों की निशानदेही कर रहे हैं, वो आखिर इसी तरीके से बेहतर होंगी ना कि लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं। बहुत से केसेस में जो अमलदारी हो भी रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे, अब आप देखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर गए हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि आपकी तनकीद क्या है, कि ज्यादा तेजी से नहीं हो रहा है, या आपकी तनकीद है कि ये इस सिस्टम के बाहर कोई और तरीका है? मैं अगर इस सिस्टम पे आप जाएंगी तो मैं उस वक्त का सियासी वर्कर हूं जब बल्दियाती निज़ाम भी आया, जब ये मलक कासम, मुफ्ती महमूद साहब बीडी मेंबरों की सियासत से ऊपर आए। मैं मजलिस शुरा में शामिल तो नहीं था, लेकिन मैं नॉन पार्टी इलेक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन आप ये देखें कि फेस की आप बात करती हैं, पाकिस्तान में देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। नोबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स केस, एवरीबॉडी इज लुकिंग टुवर्ड्स फेस। अब ये फेस जो है, जिसका एक हद के इज्जत का दावा है, इसको 21 मार्च की है, अगर 21 मार्च को देता है ना देता है, इसका पाकिस्तान की सियासत से क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान की वो सियासत जो डिक्टेटरों से निजात हासिल करने के बाद इन जमहूरी लोगों को वोट देती है। बदनसीबी से हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि डिक्टेटर जाते हैं तो जमहूरियत वालों को गालियां पढ़ के डिक्टेटर याद आते हैं, फिर डिक्टेटर आते हैं तो जमहूरियत याद आती है। इसी चक्कर में हमने 60-62 साल गुजार दिए हैं और कर्जों की उस तय में पहुंच गए हैं, उस जगह पहुंच गए हैं कि 1.2 बिलियन हमने इस दफा देना आईएमएफ का। ये छोड़ जाएंगे ये जहेज का कर्जा अगली अबूरी हुकूमत के लिए, और जब 3.50 वो होगा 8-9 बिलियन का ये आईएमएफ के बाद, फिर जाएंगे आईएमएफ के पास। ये फिर जाएगी जो हुकूमत है इनकी, निगरान हुकूमत बनेगी। और क्या बकवास जमहूरियत के नाम पे आप कर रहे हैं। 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम, 18वीं तरमीम का बड़ा वावेला है। इस मुल्क का एजुकेशन मिनिस्टर ही नहीं है, और ये हायर एजुकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया। 200 क्या कहते हैं इसके पानी के मसले को इस्लामाबाद को चाहिए, सूबे फैसला ही नहीं कर पा रहे। और ये 20वीं तरमीम देखें, अपोजिशन लीडर सिर्फ पंजाब में है और सिर्फ मरकज में है। वो पंजाब में अपनी निगरान गवर्नमेंट लगा लेंगे, ये मरकज में लगा लेंगे। जब हम जमहूरियत को कहते हैं बाबा इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा, सिंध में कोई अपोजिशन लीडर नहीं है, बलोचिस्तान में 65 के 65 जो हैं वो वजीर है, एक रिंद साहब कभी नजर ही नहीं आया जो अकेले मेंबर हैं। और हमें आप सारे लोग पैगाम देते हैं कि जनाब बलोचिस्तान में पता नहीं क्या कहते हैं, बड़ी एक खास लफ्ज हर एंकर इस्तेमाल कर रहा है कि बड़ी वहां महरूमियां हैं, बहुत तबाही है। मैं इन सब से आपके जरिए प्रोग्राम सवाल करता हूं, क्या बलोचिस्तान में कोई सिंधी आया है? क्या बलोचिस्तान में कोई पंजाबी आया है? क्या बलोचिस्तान में किसी पठान ने रन किया है? सब बलोचियों ने रन किया है, बुगटियों ने रन किया है, मैंगलों ने रन किया है, मेरियों ने रन किया है, और तबाही आम आदमी के नसीब में आई है। जिस तरह आज पाकिस्तान में 5 चोर, डाकू, करप्ट, डिसऑनेस्ट फैमिलियां जो हैं इस मुल्क को रन कर रही हैं। इज दिस ए डेमोक्रेसी? इस मुल्क में गरीब आदमी नारा मारने के लिए पैदा हुआ है, पोस्टर लगाने के लिए, जय जय करने के लिए, वोट एक दुल्हन एक रात की, सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा हुआ है। इसका नाम जमहूरियत है? आप ये बताइए ना, आपकी तनकीद, हम बार बार कह रहे हैं आपकी तनकीद अपनी जगह जायज है, लेकिन आपने इस मुल्क में देख लिया मार्शल लॉ भी लगाए, मिलिट्री हुकूमत भी आई है 10-10 साल, 12-12 साल, वो तो तरीका नहीं आगे चलने का। तो तरीका तो ये है, आपकी अवामी जो आपका पैगाम है, जो अवामी मसाइल हैं, उनकी निशानदेही तो समझ आती है, लेकिन आपकी जो तनकीद है वो उसकी इसलिए ज्यादा समझ नहीं आती क्योंकि अलावा इस प्रोसेस के और तो कोई इंसान ने बनाया नहीं सिस्टम के जो अवामी मसाइल का हल लेके आए। हाँ, आप नई और लाएं सियासी कुव्वतें ताकि वो बेहतर तरीके से चले, या आप टाइम दें तो फिर इनकी जब पूछगिछ होगी तो बेहतर होंगे वक्त के साथ। आप इस चीज पर क्यों आपको लगता है कि ये अहम फैक्टर नहीं है? देखें, इस आपके प्रोग्राम में अगर मैं ये कहूंगा कि 1600 रुपए का तोड़ा यानी 400 रुपए किलो दाल के बढ़ गए हैं, शायद ये कोई इशू ना हो। 200 रुपए का घी है, आप जमहूरियत के लिए ये कोई इशू नहीं है। शायद इस मुल्क में किसी को एहसास ना हो कि जितनी फाशी, बेहयाई इसलिए बढ़ रही है कि लोगों के पास बिलिंग के पैसे नहीं है।
कितने लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से, ये क्या जमहूरियत है कि बड़ी क्लास करप्शन के माल पर अपने बच्चों को अमेरिका, वर्जीनिया और एसेक्स और कोलंबिया और न्यूयॉर्क और कहां पढ़ाए, और गरीब के बच्चे जो टाट और तख्तियों से हम यहां तक एक दो पहुंच गए हैं, कोई और नहीं आ रहा, यही खानदान आ रहे हैं। जमहूरियत की तब्दीली क्या है? ये सब जब डिक्टेटर जाता है, लेट मी फिनिश जब डिक्टेटर जाता है तो अपने बगल बच्चों को एनआरओ के जरिए, अपने बगल बच्चों को जमहूरी प्रोसेस के जरिए, कॉमन आदमी का जमहूरियत में जब तक रोल नहीं होगा, ये सब वही लोग हैं, ये सब वही लोग हैं जो डिक्टेटरों की पैदावार हैं। एक आदमी पाकिस्तान में बताए जिसकी सियासत डिक्टेटर की सियासत से पाकीज़ा हो, मैं सियासत छोड़ दूंगा। एक आसिफ अली जरदारी साहब है ना, जो कि सियासत जो उन्होंने की है वो किसी मिलिट्री डिक्टेटर की गोद से निकल के नहीं की, ये तो फैक्ट है या नहीं है शेख साहब? नसीम जोहरा साहब, अगर आप ये कहेंगी तो बड़ी मुझे शर्म आएगी। आप जैसी लिटरेरी लड़की जो है, फिर आप जैसी पढ़ी लिखी और लेक्चर और कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली ये कहेगी क्या पिद्दी का शोरबा? अगर बेनजीर भुट्टो का नाम और भुट्टो खानदान निकाल दो तो मेरी क्या हैसियत है? क्या बातें कर रही है? मुझे बड़ी मायूस किया। अच्छा चले फिर आप कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की बजाते खुद हैसियत नहीं, वो फिर आपका अपना बिल्कुल एक नजरिया है, लेकिन सियासी हैसियत उसने साबित किया है कि उसकी हैसियत, अब तो उसने सबको चौमुखी मार दी है। मैं सियासी हैसियत की बात कर रहा हूं, उनकी सियासत तो भुट्टो खानदान से शुरू हुई है। और अगर आप ये कहती है कि आसिफ अली जरदारी मेरे उनके वालिद के साथ भी तल्लक रहे हैं, मुझे पता है सियासत क्या थी, सो प्लीज यहीं तक रहने दे दो। उनसे भी ताल्लुक है। अच्छा ये बताइए, अच्छे तल्लक है मेरे, लेकिन अच्छे तल्लक का मतलब ये नहीं कि मैं सच बोलना छोड़ दूं। नहीं, हम भी सच ही बोलते हैं शेख साहब, हम भी सच ही बोलते हैं। ये बताइएगा कि देखिए अभी आपने तमाम ये बातें की, इस वक्त आप बात कर रहे हैं जो सियासतदान हैं उनकी करप्शन की, और बहुत करप्शन है, यकीनन है। हम बार बार यही कहेंगे कि बेइंतहा करप्शन है। करप्शन को ठीक करने का तरीका यही है जो कि इस वक्त चल रहा है मुल्क में। लेकिन अभी जो केस सुप्रीम कोर्ट में खुला है असगर खान साहब का 16 साल के बाद, वो केस भी तो हमें एक कहानी बताते हैं ना पाकिस्तान की तारीख की, कि करप्शन कहां से शुरू हुई, कहां पैसा डाला गया, किस तरह से सियासतदानों को करप्ट किया गया, और शेख साहब उधर किसी की पूछगिछ नहीं होती। देखें, मैं इंतजार कर रहा था, मेरा ख्याल था कि नसीम जोहरा जिसका नाम है वो इसी सवाल से शुरू करेगी। मैं काफी देर से मुंतजिर था आपके इस सवाल का। देखें, फॉर गॉड से हमारे अड़ोस पड़ोस में जो वाकयात हुए हैं उसमें अपने, और जो होने जा रहे हैं आइंदा साल, 1.5 साल 2020 तक, ये 10-8 सालों का आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए क़यामत का वक्त होगा। मेरी बदनसीबी है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन ये आप देखें कि हमारा जो मोहल्ले वकू है हमें खरीदो फरोख्त में मजबूर कर रहा है। 1948 से लेके ईरान इराक वॉर में, कुवैत इराक वॉर में, अफगान रशिया वार में, अफगान अमेरिका वार में, पाकिस्तान की अगर ये एजेंसियां किसी करप्शन में मुलव्वस हैं तो यकीनन उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन मैं आप जैसी सियासी सोच रखने वाली लड़की से तोके रखता हूं कि ये 20 साल बाद जो निकाला गया मसला, क्या वो इसका मेमू 8 को काउंटर करने के लिए निकाला गया? क्या ये 20 साल का मसला एनआरओ को पीछे डालने के लिए डाला गया? क्या 20 साल का मसला आपका ये है कौमी असम्बली में जो तौहीन का केस है उसको खत्म करने के लिए निकाला गया, या बैलेंस करने के लिए निकाला गया है कि 2 झटके इधर दिए, एक झटका नवाज शरीफ को भी चला जाए, शहबाज शरीफ को भी चला जाए, एमक्यूएम को भी चला जाए, जमात इस्लामी को भी चला जाए? डोंट डू बैलेंस, डू ए ऑनेस्ट डिसीजन। नहीं, ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया शेख साहब, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे और ये सवाल आपसे हम करेंगे कि ये इस वक्त जो उठाया गया है केस, जो 16 साल पहले दायर किया था असगर खान साहब ने, तो उठाने का जो फैसला था वो तो सुप्रीम कोर्ट ही की तरफ से हुआ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को बैलेंस कर रहा है या कौन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है? नाज़रीन, इस वक्त हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। अभी आपने फरमाया कि लोग कहेंगे आओ लटकाओ और लटकाया जाएगा लोगों को, कि ये कोई हल तो नहीं किसी मसले का। ये सियासी जमहूरी माशरा जो जाली दवाइयां बनाने वाले 50 के 50 कारखाने जो हैं वो सियासतदानों के हैं। मेरा दिल करता है उस तराजू पे जाके मैं टकरे मारूं, खून डालूं उसमें, कि ये एक फैसले की नहज पे पहुंचे, या इधर आए या उधर आए।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, बात हो रही है हमारी प्रेसिडेंट अवामी मुस्लिम लीग के साथ शेख रशीद साहब के साथ। शेख रशीद साहब, अभी ब्रेक से पहले आप फरमा रहे थे कि इस वक्त जो केस खुला है असगर खान केस, वो इस वक्त मेमो का जो इशू है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए खुला है। वो इशू ये है कि अवाम का फोकस है करप्शन से हटाया जाए, और बहुत सी बातें हमने की, लेकिन केस तो खोला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने। देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है, चौधरी इफ्तिखार इस वक्त पाकिस्तान का एक ऐसा पिलर है जो सारी दुनिया उसकी तरफ देख रही है। जब मीडिया, देखें, उससे भी बड़ा पिलर आप लोग हैं। ये काला कैमरा जो है ये इतना स्ट्रांग, देखें उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, देखें जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो इंडिया की 5 रियासतों में हुआ है कि वहां पे सरकार भी हार गई और अपोजिशन बीजेपी भी हार गई, कांग्रेस भी मुर्दा हो गई और बीजेपी भी हो गई, और 71 से 81% नौजवानों ने आके पलट दिया सारा मैदान। और उनको उस वहां सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की मिसालें देती है। पाकिस्तान के सियासतदान वहां की लैपटॉप की सियासत करके देखें, सुप्रीम कोर्ट पे मुसलसल लोग चैनल पे आके कह रहे थे अकेली पीपल्स पार्टी क्यों, वाई नॉट नवाज शरीफ, वाई नॉट अदर पार्टीज। और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इस वक्त अवाम के जज्बात की तर्जमानी करती है, तो मेरे जैसा बंदा ये कहता है, मेरा दिल करता है उस तराजू पे जाके मैं टकरे मारूं, खून डालूं उसमें, कि ये एक फैसले की नहज पे पहुंचे, या इधर आए या उधर आए, या इधर झुकाव करे। इंसाफ का जो तराजू है उसका नतीजा जो है, लोग उसकी बाज़गश जरूर सुनते हैं, उसका शोर सुनते हैं, नहीं, जब उसकी मीडिया फीलिंग सुनते हैं, फरमाते हैं कि लेकिन लेट मी फिनिश, उसका नतीजा नहीं सुन सकते। नतीजा नहीं सुन सकते, नहीं, फैसला करें, बात करें हम। देखिए ना, हर केस का फैसला करे जो पहले दिन से लगा हुआ है, हर उस केस का फैसला करे जिसमें कौमी दौलत को लूटा गया है, जर्नैल ने लूटा है, ब्यूरोक्रेट ने लूटा है, सियासतदान ने लूटा है। जिस शख्स ने, ये देखें 10 करोड़ रुपए एक अकाउंट में आता, कहता है जी मुझे पता नहीं कौन डाल गया 10 करोड़ रुपए एक अकाउंट से, वजीर की बीवी जाकर बड़े बेवकूफ है, मेरी अकाउंट से निकाल के ले गए। क्या मजाक। और अगर ये कैमरे ना होते तो इनका ये मजाक चल जाता। ये मजाक नहीं चल रहा, इसका इंतकाम चलेगा। अच्छी सी चीजें भी सामने ला रहे हैं। अच्छा, नहीं शेख साहब, ये बताइए ना, अब आप कह रहे हैं कि जो केसेस है उनका फैसला होना चाहिए, तो अब मसलन एनआरओ केस है वो चल रहा है, उसमें जो इश्यूज हैं, जाहिर है ये किताब बंद और खुलने की तो बात नहीं, ये तो प्रोसेस की बात है, केसेस चल रहे हैं इस वक्त। आप कह रहे हैं, आपने फरमाया कि जर्नैल हैं जो उनकी करप्शन है उसको उठाया जाए। अब ये करोड़ा रुपया था जो कि गुलाम इसहाक खान मरहूम ने और जनरल जो है रिटायर्ड आपके आर्मी चीफ बेग साहब, इन्होंने पैसा आईएसआई वाले केस में, असगर खान साहब के केस में कहा कि एक बैंक से कहा कि आप पैसा दें, और फिर पाकिस्तान की सियासत की करप्शन का जो इस वक्त सब वावेला कर रहे हैं, वो देखिए करप्शन किस तरह कहां शुरू की गई। तो इस चीज पर बात होनी चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया हूं आप क्या कहना चाहती हैं, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती हैं। देखिए, हमें जिस तरह जुडिशरी बैलेंस करने जा रही है, हमें भी बैलेंस करना चाहिए। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि फौज पर और छींटें पड़ जाएं। फौज की देखें, अगर एक एक्सटेंशन के माहौल से निकलने के बाद पाकिस्तान की फौज में इस वक्त लोगों को एहसास नहीं कि उनकी अंदर किस किस्म के जज्बात हैं, जोश है, वलवला है। 20,000 रुपए की तनख्वाह पे वो 8-8 साल से हार्ड एरिया में जॉब कर रहे हैं। चंद असद दुरानी या फलाना जर्नैल ये मैटर नहीं कर रहे, मैटर वो मेजर, कैप्टन, सिपाही, लैसनैक कर रहा है, जो 10-10 साल से सवात से उठा है तो वो आ गया बाजोड़ में, बाजोड़ से उठा है तो दीर में, दीर से उठा है तो वजीरिस्तान से, वजीरिस्तान से वो कह रहा है हमारे साथ क्या मजाक। मुझे फोन करते हैं लोग और मुझे इंटेलिजेंस के लोगों ने कहा कि ये फौजी आपको फोन करते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जानता, चौकियों से मुझे फोन करते हैं कि शेख रशीद वेल डन, कोई तो इस मुल्क के अदारों को बचाए। और करप्ट लोगों को अगर आपने सजा देने में 18-20 साल लगाए जर्नैलों को, तो आप मुझे बताएं, करोड़ों का तो अब यहां पैमाना ही नहीं है। जो करोड़ की करप्शन करता है उसको कहते हैं ये व्हील कप चोर है, ये जेब तराश है। इसका स्टैंडर्ड इतना लो है यार, करोड़ों का ये चोर है। यहां अरबों की, 50 मिलियन की करप्शन ओजीडीसी में, 50 मिलियन की करप्शन की कमीशन जो है वो मामूली केसों में, 50 मिलियन की करप्शन जो है वो जहाजों में, 50-60, यहां तो मिलियन की बात हो रही है। और कौम को आप 10 बिलियन का आईएमएफ का लोन दे रहे हैं, ये हमारी औकात है, ये आपकी जमहूरियत है। नहीं शेख साहब, आप ये स्टेज में लाओ, वरना वो लोग आएंगे
जो सबकी गर्दनें लटकाएंगे और कौम कहेगी जिंदाबाद। दिस इज द देखिए ना शेख साहब, जैसे भी आपने फरमाया कि लोग कहेंगे आओ लटकाओ और लटकाया जाएगा लोगों को, यानी कि ये कोई हल तो नहीं किसी मसले का। मसले का हल तो वो है जो अब जिस तरफ आप चले। हाँ देखें, हमारी हैसियत ऐसी है, जब तक आप इलेक्शन का सिस्टम नहीं बदलेंगे, जो मुट्ठी भर चावल देगा, हम दुल्हन एक रात की है, एक दिन का वोट देते हैं, सारी उम्र हमको ये इस्तेमाल करते हैं। देखें 90-95% लोग अपने हलकों में नहीं है, पार्टी का टिकट देने पर उनसे पैसे लेते हैं, पार्टी का टिकट बिकता है। अब हमें आप बताएं, हम जमहूरियत सुबह दोपहर शाम उठ के कहते हैं कि या अल्लाह इस जमहूरियत को आबाद रख, मेरा खानदान मेरा घर तो तबाह हो रहा है। आपको अंदाजा नहीं है कि इसकी सूरत हाल इतनी खराब है कि लोग फौज से भी नाउमीद है। मैंने फौज के बारे में कहा कि उन्होंने सत्तू पिए हुए हैं। यार एक लाइन ड्रॉ करें कि इनफ इज इनफ। मैंने फौज के बारे में कहा कि यार ये होम्योपैथिक जर्नलों का दौर है। आपसे हम कह रहे हैं ना, तारीख से भी तो सीखे, जैसे आप खुद फरमा रहे हैं, तारीख से तो हमने सीख लिया कि फौज लाइन क्या ड्रॉ करती है। फौज तो एक डिजास्टर होती है जब आती है सियासत में, ये तो क्लियर है बात। जो चीज क्लियर नहीं है वो ये है कि आप सियासी एक प्रोसेस को चलने दें और फिर वो बात आगे बढ़ेगी। देखिए अगर इस मुल्क में जब नवाज शरीफ को फौज ने उतारा तो शहीद बेनजीर ने मिठाइयां और उसको वेलकम किया, और जब उसको उतारा, ये देखें ये सियासतदानों के चोंचले हैं। लिसन प्लीज, देखें कौम को तो बेचारी इस काबिल ही नहीं है, वो तो एसएचओ की दरखास्त का ठप्पा लगवाने के लिए, रिकमेंडेड स्ट्रांगली लगवाने के लिए एमएनए के घर धक्के खा रही है। इस मुल्क में मसाइल के हल का प्रोसेस किसी ने गवर्नेंस को बेहतर किया है? जिस मुल्क में एसएचओ बिकता है, पटवारी बिकता है, मेडिकल का एमएस बिकता है, दौलत का इवन दवाइयों का कॉन्ट्रैक्ट बिकता है, ये सियासी जमहूरी माशरा जो जाली दवाइयां बनाने वाले 50 के 50 कारखाने जो हैं वो सियासतदानों के हैं। बाबा अगर इन्होंने हमारा खून चूसना ये बदलना चाहिए, अगर इन्होंने हमारे माल पे जमहूरियत के नारे मारने हैं, तो इस मुल्क में नारा वही मार सकेगा जिसके, हमारे पास तो पैसे नहीं है जलसों के, इसलिए हम कैमरा के सामने आते हैं। जिस दिन हमारे पास कुर्सियां देने के और लाउड स्पीकरों के अवामी मुस्लिम लीग के पास पैसे हुए, हम कहेंगे अवाम निकलो, अवाम निकलो, अपने लिए निकलो, मुल्क के लिए निकलो, अपने मसाइल के लिए निकलो। जब तक मसाइल ज्यादा लोग असम्बलियों में नहीं पहुंचेंगे, ये वडेरे, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये शुगर माफिया, देखें जब चीनी सस्ती होती है अपने गोदामों में रख के ये सारे सियासतदान, सब शुगर मिलें बड़े सियासतदानों की, हर पार्टी के सियासतदान की है, हम ख्याल की है, नून की है, पीपल्स पार्टी की है, अपने गोदामों में रख के टीसीपी से पेमेंट ले लेते हैं। अगर बढ़ गई तो कहते हैं जी ठीक है, ना बढ़ी तो कहते हैं उठाओ शुगर की कीमत ये निकाल। हम 4 चीजें कहते हैं नसीब जोरा, खुदा के लिए इसको अमेरिका और बरतानिया के निर्ख पे 12 चीजें दे दी जाए इस मुल्क को। मुझे यकीन है आपका ये इशू नहीं है, मैं ये कहता हूं 12 चीजें हमें बरतानिया के निर्ख पे दे दें। ये सबका इशू है शेख साहब, ये सबका इशू है। ये नहीं कि कौन 200 रुपए किलो की चीनी, हमें 400 सीसी का आप जमहूरियत का रोज टीका लगाएं, शाम को 2000 का लगाएं, अंदर से गंद निकल रहा है। अब बताएं मैं क्या करूं? नहीं देखिए ना, मेरी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो मेरी फनी खराबी है, वो ये देख देख के इस नतीजे पे पहुंची है। ये दवाई जाली है, ये टीका लगाने वाला जाली है, ये कंपनी जाली है। नहीं ये तो टीका शेख साहब, इस टीके को तो टाइम ही नहीं मिलता शेख साहब। ये टाइम देखिए ना, आप खुद अब जमहूरियत में आपने अपनी पार्टी बनाई है। कोई मुझे तारीख से बताएं जापान की हुकूमत 2 साल से ज्यादा गई हो, कोई मुझे बताएं कि इज्जत की जंग लड़ रहा हो, जिसको फिक्र हो कि मीडिया में सुबह शाम नाश्ते से लेके। शेख साहब बताएं 4 साल किसकी हुकूमत गई है, बताएं मुझे। शेख साहब लेकिन पता नहीं ना आती का, मैंने नाम पहली दफा सुना, मैंने नहीं सुना जापान में 4 साल हुकूमत रही हो। देख लूंगा, मुझे कंप्यूटर नहीं आता, किससे पूछ लूंगा, पढ़े लिखे शेख साहब जापान में सिविलियन हुकूमत जाती तो सिविलियन ही आती है। जापान में ये नहीं होता 2.5 साल के बाद बारी आती है आर्मी की। ऐसी है कि लोग फौज को गालियां निकालते हैं, चौकों पे बैनर लिखे हैं, मर जाएंगे तो तुमको खबर होगी। मैं ये नहीं कहता कि ये बैनर लगे। इस मुल्क में यह अदलिया तब्दीली ला सकती है, और तब्दीली बताएं अपोजिशन ला सकती है जिसका डबल स्टैंडर्ड है। जब मुल्क बुरान में हो तो वो मुल्क से बाहर होते हैं। मुझे बताएं ना, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जमहूरियत का हुस्न है, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जमहूरियत की जिंदगी का निशान है। एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लोगों की उम्मीदों और आसों का सहारा है। जब उसका सहारा और आस टूटती है, फिर वो कहता है यार चोर चौकीदार, चौकीदारों का नारा लाने वाले। देखिए ना, ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग तो हुई है। देखिए ना, ऑपोजिशन बहुत से इश्यूज पर उसने आवाज उठाई है। देखिए अब आप इस जमहूरी जो सिस्टम है
उसको मानते मसलन तो मुझे हैं, क्योंकि बताएं ना आप इस नसीम वक्त जोहरा, आप रजिया भट्ट का नावल ना सुनाएं, मुझे बताएं क्या जमहूरियत ने कमाल, क्या लात नहीं तोड़ी है नहीं, यहाँ देखे ना, अमलियत की। नॉवल की तो हमें लगता है बात, शेख साहब नॉवल की तो बात यह है कि बिल्कुल वावेला करें, नॉवल में तो वावेला होता है, लेकिन नॉवल को हल तलाश करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप जैसा शख्स वावेला करता है, फिर आपने हल भी देना है, क्योंकि ये मुल्क की बात है, क्योंकि ये मसाइल की बात है। तो हल, हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि जमहूरियत ही हल है, उससे बेहतर हल हो तो बताएं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे कि आपका जमहूरी सफर जो है, सियासी सफर, वो आपको कहां लेके जा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं आप इमरान खान साहब को ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं आप नवाज शरीफ साहब को ज्वाइन करेंगे। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे कि आपकी पार्टी, और आपने ये भी कहा है कि मेरी पार्टी ज्वाइन करेगी, मैं अकेला तो कहीं नहीं जाऊंगा। तो देखते हैं कि आपकी पार्टी किस कोलिशन में जाती है। ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। अवाम की जो आवाज आप तक पहुंच रही है, उस आवाज में क्या आपको आवाज ज्यादा आ रही है? इमरान खान के हक में लोग कह रहे हैं आप जाएं, या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के हक में जाएं? हमें जल्दी नहीं है, क्योंकि हमने कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। आसिफ जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, पाशा साहब और जनरल कियानी के दरमियान ये केस डिसाइड हो गया था कि इनफ इज इनफ, इस बंदे का इस्तीफा काफी है। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है प्रेसिडेंट अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब से। शेख साहब, तो हमने सवाल उठाया था ब्रेक से पहले कि आपका सियासी सफर आपको कहां लेके जा रहे हैं, अगले इलेक्शंस में आप किसके साथ बैठेंगे? देखिए, मैं अवामी मुस्लिम लीग के साथ और कलम दुआत के साथ बैठूंगा, लेकिन पहले मेरा ख्याल था हम 20 सीटों से सिर्फ लड़ेंगे इत्तेहाद में, और हमने कुछ लोगों से मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। दोनों बड़ी पार्टियों से हमारे मुज़ाकरात हैं, लेकिन मैं उन लोगों की तरह नहीं करूंगा दो तरफ बयान दे के। सो हम सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और पहले मेरा ख्याल था कि आसिफ जरदारी साहब, मेरी उनसे जब मुलाकात हुई, मैं उनके वालिद के अफसोस पर गया, तो मेरा ख्याल था कि ये मैंने मीडिया को भी कहा कि वो सेनेट के इलेक्शन के बाद अर्ली इलेक्शन में जाएंगे। और मैंने फजलुर रहमान साहब को भी सुना, और मैंने दूसरे लोगों से भी मेरी बातचीत हुई। एक कह रहा था छोटी ईद के बाद इलेक्शन होगा, एक कह रहा था बड़ी ईद के बाद इलेक्शन होगा। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जब कहा कि भाई हम तो मार्च से पहले ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, ना दाएं ना बाएं, हमें ना ज़मीन खाएगी ना आसमान निगल सकेगा। सो इस अज़म और वल्वले को सुनने के बाद हमने 1-1.5 महीने और लेट किया, क्योंकि इतनी बड़ी कंपेन चलाना हमारे बस में नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। और अवामी मुस्लिम लीग इत्तेहाद करेगी और इंशाअल्लाह ताला अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक करेगी। हम सीट की सियासत से निकलकर ज़मीर की सियासत करेंगे, एक एक हल्के में जाएंगे और लोगों को कहेंगे अगर जिंदा रहना है तो जिंदा और ज़मीर के कैदियों को वोट दो। अगर फिर मौत का ये तसलसल चाहते हो, सिसक सिसक के मरना है, अगर एड़ियां रगड़ के मरना है, अगर मसाइल की छत तले दब के मरना है, तो फिर इस प्रोसेस को जारी रखो। इस प्रोसेस से लोग चीखों की आवाज ना फिर आए, क्योंकि फैसला आपका है, फैसला आपने करना है कि आपने क्या करना है। जब आप प्रोसेस को जारी रखो से मतलब आपका यह है कि उन पार्टियों को सपोर्ट करो, क्योंकि प्रोसेस के तो हक में आप हैं, क्योंकि आप खुद भी पार्टिसिपेट करेंगे। आपका मतलब, अगर इस प्रोसेस को मैं कहता हूं कि वो तब्दीली लाएं, प्रोसेस अगर जमहूरियत का, मैं तो आपकी बेहतर की बात कर रहा हूं कि जमहूरियत का अगर चोरों का प्रोसेस जारी रखना है तो फिर चीखे ना मारें कि घी का ये भाव है, दूध का ये भाव है, बिजली का ये भाव है, गैस का ये भाव है, फिर सब्र और शुक्र अच्छा, करें। अवाम की आवाज जो आप तक पहुंच रही है, वही उसको काश्त उस करें। आवाज, जी शेख साहब, अवाम की जो आवाज आप तक पहुंच रही है, उस आवाज में क्या आपको आवाज ज्यादा आ रही है? इमरान खान के हक में लोग कह रहे हैं आप जाएं, या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के हक में जाएं? क्योंकि आप देखें, लोग बड़े सियाने हो गए हैं, कैमरे ने लोगों को बड़ा सियाना कर दिया है। वो वो करीब आके फैसला करना चाहते हैं, हम भी करीब आके फैसला करेंगे। गो हमने आपस में मशवरे कर लिए हैं कराची में, और कल पेशावर से भी मशवरे हो गए हैं, लेकिन हमें जल्दी नहीं है, क्योंकि हमने कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। हम शायद चंद सीटों से जीते हैं, लेकिन अवामी मुस्लिम लीग सीटों को हराने में चोरों को बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी अगर हम जिंदा रहे। अगर हमें कोई मार ना गया, अगर हमें अल्लाह ने जिंदगी और हिम्मत दी, अच्छा, तो हम एक रोल अदा करेंगे। जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह आप जिंदा रहेंगे, बहुत साल जिंदा रहेंगे। शेख साहब, आपकी पार्टी कितने जिलों में इस वक्त है बेस्ड? कितने जिलों में? 2 साल हमें हो गए हैं जी। कल हमें 2 साल हो गए हैं, लेकिन हमें 2 सालों में हमने 4 सूबों में, हमारे पास वसाइल कम है, बल्कि पेशावर का शायद दफ्तर बंद ही हो जाए कल परसों। बाकी 3 सूबों में चल रहा है, हमारे पास वसाइल की बहुत कमी है, इसलिए हमने मीडिया को दफ्तर बना दिया।
कैमरे आपको पार्टी बना अच्छा, दिया मीडिया है को बिल्कुल, और आपको मीडिया ने तो देखे ना, अच्छा है, मीडिया जगह भी देता है, बात भी करता है, आपकी बात पहुंचती भी है, तो मीडिया हर पार्टी का दफ्तर बना हुआ है और आपका भी यकीनन बना हुआ है। ये बताइएगा शेख साहब कि इस वक्त जो मेमो कमीशन पे अभी बात हुई पहले, और आपने आपके मैंने बहुत से प्रोग्राम है, हमारे प्रोग्राम में भी आपने आके बात की मेमो के हवाले से, तो जो साहब मंसूर एजाज साहब हैं जिनकी बात पर ये बात आगे बढ़ी है सब, तो वो उन्होंने तो आपको याद है भी कुछ 2 हफ्ते पहले ये भी फरमा दिया कि DGISI जनरल पाशा गए और मुख्तलिफ उन्होंने ममालिक में जाके पाकिस्तान में मार्शल लॉ के लिए सपोर्ट चाहिए, जो कि बड़ी मुहम्मल सी बात लगती है क्योंकि कुछ आसार बिल्कुल नहीं थे ऐसे के होने जा रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है उनकी गुफ्तगू की जो मुख्तलिफ ममालिक के उन्होंने की ओहदेदारों के साथ। तो ये मंसूर एजाज साहब इस तरह की भी बात कर रहे हैं, तो क्या वो ऐसे शख्स हैं कि उनकी बात इतनी रिलायबल हो, इतनी बात को आगे लेके जाया जाए? देखें, मैं मंसूर एजाज को नहीं जानता, जिस कमाश का हुसैन हक्कानी है उसको जानता हूं, उसकी सृष्ट को जानता हूं, उसकी गंदी और परगंदा सोचों से वाकिफ हूं। मेमू केस इज ए ट्रू केस, और यह केस अदालत में जाने से पहले सेटल हो गया था। मैं ऑन रिकॉर्ड फिर यह फिक्रा दोहराता हूं, आसिफ जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, पाशा साहब और जनरल कियानी के दरमियान यह केस डिसाइड हो गया था कि इनफ इज इनफ, इस बंदे का इस्तीफा काफी है। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब अदालत में चले गए तो टोटल सीन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया, क्योंकि पाशा साहब ने मिले थे जाके, उसको ये एक हकीकत है। और एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो किसी से पूछ कर नहीं जाती, अगर वो कहता है सऊदी अरब जा रहा है, फलां जा रहा है, हमारे पड़ोस में इतना बड़ा तूफान आ रहा है, इस सारी जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स जो हमारी गिरदो नवा की है, यमन से, जॉर्डन से, मिस्र से, लीबिया से, और ये बढ़ती आ रही है बहरीन और कुवैत के रास्ते हमारे बॉर्डर तक, और जो ईरानियन सूरत हाल है अमेरिका के साथ। सो इसमें हमारी एजेंसी का रोल एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर मार्शल लॉ लगवाना हो या मार्शल लॉ लगाना हो तो देखें, पाकिस्तान में ये अरब दुनिया कोई इमदाद, कोई पेट्रोल मुफ्त अपने ताई फैसला नहीं कर सकती, और ये ना टाइम है, ना वक्त है, ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ना माहौल है। कल फौज गई है 4 साल पहले, ना यहां मार्शल लॉ लगने का वक्त है। हां, अगर लोग निकल आए और इस मुल्क में खूनख्वारी होनी शुरू हो गई, कत्लो गारत होनी शुरू हो गई, और अगर इस मुल्क में आउट ऑफ कंट्रोल लोग हो गए, देन द केस विल बी डिफरेंट। अदरवाइज मंसूर एजाज किस कमाश का तल्लक है, इसका मुझे तल्लक नहीं है। मैं एक बात दावे से कह सकता हूं कि मेमू गेट, मैं उसकी तारीखों से वाकिफ हूं। 5 तारीख से लेके उन्होंने 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक जो ईमेलें हुई हैं, जो देखें, उसने आसान सी बात की, मैं लास्ट बात करना चाहता हूं आपसे। ये उसने कहा मेरा है, क्या होता है, ब्लैकबेरी, ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरा ईमेल है, ये मेरा कोड वर्ड है, यहां आके रख दे हुसैन हक्कानी, केस खत्म हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। एंड दिस इज द इजीएस्ट। मेरा ख्याल है शेख साहब जो आपने बात शुरू में कही ना कि नहीं, शेख साहब जो आपने ब्लैकबेरी गुम हो गया तो लिख कर दे दे कि ये पासवर्ड है जी, निकाल लो। बंदा तो नहीं गुम हो गया ना, बंदा तो वहां कबूतर की तरह उड़ा दिया गया है कमीशन ने कि जा बच्चे रावी ना कोई आवी ना जावी, मजे कर वाशिंगटन डीसी में। अच्छा देखे ना, ये जो आपने शुरू में कहा कि अगर इस लोगों का कहना है कि बात वहीं खत्म हो गई थी जब हुसैन हक्कानी साहब आए, और इन लोगों का कहना नहीं, मैं आपको इतला दे रहा हूं, मैं आपको ये ट्रू इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं लोगों की बातों पे नहीं जाता। ज़ाहिर है मैं इतने आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बिला वजह आसमान पे बातें नहीं कर रहा। ज़ाहिर है किसी से मेरी बात हुई होगी तो मैंने आपसे ये बात नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं बहुत से लोग इत्तेफाक करते हैं, और हमने भी यही सुना है अंदरूने खाना के यही तय हुआ था। लेकिन बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई, वो तो अब कहाँ आगे बढ़ेगी वो देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया शेख साहब। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, इसमें अब कुछ रहा नहीं हमारे पास कहने के लिए। शेख साहब के आपने व्यूज़ सुने, बहुत सी जो अहम मसाइल हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे सियासी, उन पर बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। इतना ही आज। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।